नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं एक महाराष्ट्र की बात करूंगा जिसमें एक अजीब सी राजनीति हमें दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर, लोकप्रिय नेता देवेंद्र फडणवीस को ही चारों तरफ से क्यों लक्ष्य किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले एक मराठी चैनल से मुझे आमंत्रण आया था कि आप हमारे पैनल की चर्चा में शामिल हो जाओ। सब्जेक्ट क्या है, तो क्यों देवेंद्र को ही टारगेट किया जाता है। मैंने बोला बिल्कुल, इसमें चर्चा करने की क्या बात है। देश में मोदी को ही क्यों टारगेट किया जाता है। अगर आपको जवाब चाहिए तो इसकी डिबेट की जरूरत ही नहीं है। प्रादेशिक छोटे मोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे लेकर कांग्रेस जैसी देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, जो कम से कम हर राज्य में जिसकी हाजिरी है, ऐसी पार्टी भी मोदी के खिलाफ है। मोदी को हर दिन टारगेट करती है, ना कि बीजेपी को। ये हमें समझना जरूरी है। जब एक पार्टी से ज्यादा एक लीडर को टारगेट किया जाता है तो बिल्कुल सीधी और सादी बात होती है कि वो पार्टी को हराना आसान है, लेकिन जब तक ये कोई लीडर मोदी जैसा उस पार्टी को लीड कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, तब तक उस पार्टी को हराना मुश्किल हो जाता है। 2004 में आपको याद होगा कि सोनिया गांधी अपना रौब अलग रखकर, अपना रुबाब अलग रखकर मायावती के घर पहुंची थी। मायावती को फूलों का गुच्छ दिया था। फिर शरद पवार के घर गई थी, जो शरद पवार उनसे बात करने तक की जरूरत नहीं समझते थे, उनके घर गई थी। रामविलास पासवान जैसे तुलना में छोटे नेता थे, उनके भी घर सोनिया गांधी गई थी। क्यों गई थी? उनको वाजपेयी सरकार जो 5 साल से चल रही थी, उसको हराने के लिए एक गठबंधन बनाना था। और उन्होंने मान लिया था कि कांग्रेस अकेले दम पर बीजेपी को नहीं हरा सकती। अगर छोटी मोटी पार्टियां इकट्ठा कर दे, गठबंधन अच्छा बने, तो शायद बीजेपी को हम हरा सकते हैं। वाजपेयी जैसा बड़ा नेता होकर भी हरा सकते हैं। तो वाजपेयी को भी उस समय टारगेट किया जा रहा था, लेकिन वाजपेयी को टारगेट करने जैसे मुद्दे नहीं थे। तो गुजरात के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको टारगेट किया जा रहा था। और इसलिए मोदी और वाजपेयी, इन दोनों को टारगेट करके बीजेपी के खिलाफ की लड़ाई सोनिया गांधी ने शुरू की थी, जो आज तक जारी है। वाजपेयी तो इस दुनिया से निकल गए, उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी मोदी को टारगेट करना जारी है। 22 साल निकल गए, क्योंकि इनको मालूम है कि जो पार्टी को वाजपेयी ही, अडवाणी भी जिता नहीं पाए थे, जिनको हमने आसानी से हराया था, उसमें अगर लीडरशिप मोदी के पास नहीं आती तो हम मोदी को और बीजेपी को आसानी से लगातार हरा सकते थे। जब तक मोदी बीजेपी की टॉप लीडरशिप में नहीं थे, बीजेपी की टॉप लीडरशिप से अलग थे, तब तक सोनिया गांधी ने आराम से एक क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली जैसा गवर्नमेंट चलाया। फिर भी बीजेपी को दोबारा 2009 में हराया था। लेकिन मोदी आने के बाद उसी सोनिया गांधी की यूपीए और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। अकेले मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ, 2 बार हासिल हुआ, और तीसरी बार उनका गठबंधन था, उसको भी बहुमत हासिल हुआ। तो इसीलिए
मोदी को क्यों टारगेट किया जाता है, ये सवाल पूछना गलत है, क्योंकि मोदी ही गठबंधन और अपनी पार्टी को जीता सकते हैं। उनकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग और तगड़ी है कि उनके सामने विरोधी दल टिक नहीं पाते। आपको याद है कि जब मोदी जी 1-2 साल के भी मुख्यमंत्री नहीं थे, तब से उनको टारगेट किया जा रहा था, और टारगेट इसलिए किया जा रहा था कि आगे चलकर मोदी अगर बीजेपी की कमान संभाल ले तो बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन जाएगा। ये इंटरनेशनल पावर्स और भारत के बीजेपी हिंदुत्व विरोधी जो ताकतें हैं, उनका ये निष्कर्ष था कि भाई वाजपेयी को भी हराना एक बार आसान है, लेकिन अगर कमान मोदी के हाथ आ जाएगी तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। और वो पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, जमीन आसमान एक किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई अगर पूछे कि मोदी को क्यों टारगेट किया जाता है, तो बात साफ होती है कि मोदी को हराना मुश्किल है, और इसीलिए मोदी जिस पार्टी के हैं, जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उस पार्टी को हराना मुश्किल है जब तक मोदी उसकी लीडरशिप करते रहेंगे। वही बात अगर हम क्षेत्रीय लेवल पर लाते हैं, स्तर पर लाते हैं, महाराष्ट्र के स्तर पर लाते हैं, तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी बनाने वाला जो लीडर है, उससे लड़ना मुश्किल है। जब तक ये नेता महाराष्ट्र का बीजेपी को लीड करेगा, उसका नेतृत्व करेगा, तब तक महाराष्ट्र में बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण से हर कोई जो मोदी के विरोध में है, बीजेपी के विरोध में है, वो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ही टारगेट करेगा। और देखिए, शरद पवार कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। 60 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में वो अपना सिक्का जमाए बैठे हैं, लेकिन कभी टॉप के नेता नहीं बने। हाँ, मीडिया अपने हाथ में लेकर, मीडिया को अपना जनान खाना बनाकर शरद पवार ने हमेशा एक परसेप्शन खड़ा किया कि शरद पवार ही महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट नेता है। लेकिन कभी भी शरद पवार महाराष्ट्र में 100 या 100 से ज्यादा एमएलए चुनकर नहीं ला सकते। महाराष्ट्र के जो 48 एमपी है, उसमें शरद पवार कभी भी आधे से ज्यादा एमपी चुनकर नहीं ला सके। क्यों नहीं ला सके? क्योंकि उनकी ताकत ही उतनी नहीं है। हाँ, मीडिया में उनका एक ये क्या बोलते हैं, हवा खड़ा किया जाता है कि जब पूरा महाराष्ट्र हथेली हस्तरेखा जैसा शरद पवार को मालूम है। वो शरद पवार भी 6 दशकों के नेता है, फिर भी इस यंग लड़के को, देवेंद्र को डरे हुए हैं। वो मानते हैं कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है। कल तक जो शरद पवार के खिलाफ बोलने वाले थे, 8-10 साल पहले तक, वो खड़से को भी, एकनाथ खड़से को भी बीजेपी से उठाकर एक एमएलसी बनाने के लिए शरद पवार ने अपने पार्टी में ले लिया। तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी से शरद पवार डरते नहीं। एक समय था शरद पवार के साथ भी बीजेपी काम करती थी, लेकिन उस वक्त देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के महाराष्ट्र में बड़े नेता नहीं हुआ करते थे, ना कि बीजेपी के महाराष्ट्र के टॉप के नेता हुआ करते थे। लेकिन जब से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के टॉप मोस्ट नेता बने हैं, उसके बाद शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से डरते हैं, क्योंकि वसंतराव नाईक 74 में अपने मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 11 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी लगातार पूरे 5 साल उन्होंने एक टर्म कभी पूरी नहीं की। दूसरी बात, शरद पवार कांग्रेस में आए, कांग्रेस से निकल गए, लेकिन जब जब शरद पवार कांग्रेस के भी नेता हुआ करते थे,
उस वक्त भी उनको पार्टी को सबसे बड़ा बनाना मुश्किल हुआ था, नामुमकिन हुआ था। हाँ, जो पार्टी सबसे बड़ी थी उससे भी उसको छोटा बनाना शरद पवार के लिए पॉसिबल हुआ था। मेरा ख्याल है 87 वगैरह कुछ, 87 में शरद पवार जब कांग्रेस में उनकी घर वापसी हुई, उस वक्त कांग्रेस के पास अपने 160 से ज्यादा एमएलए थे कांग्रेस के, और शरद पवार की जो समाजवादी कांग्रेस पार्टी थी उसके 50-55 ज्यादा, यानी कुल मिलाकर 215 एमएलए के मुख्यमंत्री बने शरद पवार 87-88 में। लेकिन 90 के चुनाव में कांग्रेस के अपने भी बहुमत पर शरद पवार कांग्रेस को नहीं ला सके। तो कहने का मतलब है कि शरद पवार इतने अनुभवी नेता है, लेकिन फिर भी अपनी ताकत पर अपनी पार्टी को 100 के पार कभी चुनाव में जिता नहीं पाए। मैंने जो अभी 87 की बात की, तो 90 में इनकी पार्टी को 215 से ज्यादा सीटें थी, वो चुनाव में 90 के गए तो वो सीटें 110-115 तक नीचे आ गई। यानी कांग्रेस के जो थे 160 वो तो बचे नहीं, इनके भी 50 कहां गए पता नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता बने 2010 के बाद, और उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर दिखाया। 222-23 एमएलए चुनकर लाए, और अकेली पार्टी लड़ी, ना गठबंधन में लड़ी, ना शिवसेना के साथ लड़ी, फिर भी 122 सीटें थी। और 2019 में शिवसेना साथ थी तो 105 सीटें अकेले बीजेपी की आई थी। तो शरद पवार इसीलिए देवेंद्र से डरते हैं। उनको मालूम है जब तक देवेंद्र बीजेपी का नेतृत्व करेगा महाराष्ट्र में, बीजेपी को महाराष्ट्र में हराना मुश्किल है, हराना मुश्किल है। और इसीलिए अकेले शरद पवार नहीं, आज बीजेपी से दुश्मनी लिए हुए उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस पार्टी है, सबकी सब पार्टियां बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती, इतनी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलती है। क्योंकि इनको मालूम है जब तक देवेंद्र इसका लीडर है, और ये बातें भी फैलती है, कहा जाता है कि बीजेपी को शरद पवार की ऑफर है, देवेंद्र को हटाओ, हम आपके खिलाफ मोर्चा नहीं खोलेंगे महाराष्ट्र में, देवेंद्र को हटाओ। अब देवेंद्र को हटाने का मतलब ये कि बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर करो तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो देवेंद्र को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि जब तक देवेंद्र नेता है तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल है। बीजेपी के पास संगठन है, और उस संगठन का चुनाव में लड़ना और उसकी रणनीति बनाना नेतृत्व के अधीन होता है। और नेतृत्व जितना चालाक होता है, जितना मेहनती होता है, उतना उस पार्टी को हराना, उस संगठन को हराना मुश्किल हो जाता है। बाला साहब के सामने शिवसेना को हराना मुश्किल था, लेकिन बाला साहब के देहांत के बाद बीजेपी ने शिवसेना का साथ छोड़ा, फिर भी बीजेपी शिवसेना में बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि उसकी लीडरशिप जिसके पास थी वो उतना चालाक और उतना मेहनती था जिसके आसपास भी उद्धव ठाकरे पहुंच नहीं पाते। हाँ, लेकिन शरद पवार की बात अलग है, वो हारने के बाद भी मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। शरद पवार के पास एक माहौल बनाने वाले मीडिया की सुविधा है, लेकिन संगठन बिल्कुल नहीं है। संगठन शरद पवार की पार्टी का कोई संगठन नहीं होता। उनकी पार्टी से जो चुनकर आते हैं वो अपनी ताकत पर चुन के आने की हिम्मत रखने वाले, ताकत रहने वाले लोग होते हैं। देवेंद्र फडणवीस का वैसा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के पास पार्टी है, पार्टी को देवेंद्र की जरूरत है और देवेंद्र को पार्टी की जरूरत है।
और इसलिए ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजब गजब एक क्या बोलते पजल बन गया है। एक तरफ बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन के देवेंद्र फडणवीस है और दूसरी जगह सामने जिनको पितामह वगैरह बोला जाता है वो शरद पवार है, जिनके पास कोई संगठन नहीं है लेकिन अनुभव और चालाकी भरपूर है। और वो जानते हैं कि उद्धव हो या और कोई हमारे साथ हो, नाना पटोले कांग्रेस, उसका कोई फायदा नहीं जब तक बीजेपी जैसे संगठन के पास देवेंद्र जैसा तगड़ा और चालाक नेता है, मेहनती नेता है। और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि जितना बीजेपी को टारगेट नहीं किया जाता उतना देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया जाता है। तो बात एक बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। देवेंद्र को हटाओ, रास्ता खुला। देवेंद्र बीजेपी में रहेगा तो बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।